आइए बच्चों, अध्याय 2.2 के अंतर्गत प्रश्न 11वां है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से छोटे हैं। तो देखिए यहाँ हम समझ लेते हैं पहले से। ये है बाईचुंग, ये उसके पिताजी और ये उसके दादाजी। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं बाईचुंग पिताजी, ठीक है, और दादाजी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब समझते हैं। देखिए, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि माना बाईचुंग की आयु क्या है, 100 वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न में है कि बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसके पिताजी की आयु हो जाएगी x धन 29। ठीक है, और इसके दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, इसके पिताजी, देखिए बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, 26 वर्ष छोटे हैं, तो इसके पिताजी की आयु है x धन 29। इसी पिताजी की आयु में दादाजी की आयु हम क्या कर देंगे, 26 वर्ष प्लस कर देंगे, तो दादाजी की आयु हो जाएगी x धन 29 धन 26। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले इसे समझ लेंगे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। यहाँ लिख देंगे माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, पिताजी की आयु, उसके पिताजी की आयु बराबर, यहाँ लिख देंगे पिताजी की आयु बराबर x धन 29 वर्ष। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 29 वर्ष। इसी प्रकार से लिख देंगे दादाजी की आयु बराबर x धन 29 धन 26। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मान लेंगे। अब आइए हम प्रश्न अनुसार करते हैं। देखिए, प्रश्न अनुसार इसे हल करेंगे। देखिए, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग, ठीक है, इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न अनुसार चलेंगे कि तीनों की आयु क्या है, इनका योग करेंगे। ठीक है, तो x धन 29, ठीक है, धन x धन 29 धन 26। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों की आयु का योग कितना है, 135 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम लिख लेंगे। अब इसे हम हल करते हैं। ठीक है, कोष्ठक हटाएंगे, x धन 29 धन x धन 29 धन 26 बराबर 135। अब देखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम इन x को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x 2x और ये 3x हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3x धन 29 और 26, इसका हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है, 135। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अब हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ लिख देंगे पक्षांतर करने पर देखेंगे 3x जहाँ की वहीं रहेगा, ये धन 84 पक्षांतर पे क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 135 ऋण 84। ठीक है, तो अब हम इसे घटा देंगे। 3x बराबर 135 में से हम 84 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, हमारे पास कितना शेष बचेगा, 51 बचेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 3x बराबर 51। पुनः हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3x बराबर 51। ठीक है, तो हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 51/3। ठीक है, 3 से 17 51, तो यहाँ जाएगा x बराबर 17। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, प्राप्त होने पर हम तीनों की आयु अलग अलग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अतः देखिए बाईचुंग की
आयु बराबर क्या, यहाँ देखिए बाईचुंग की आयु हमने x माना था तो x बराबर 17 है, तो यहाँ आ जाएगा बाईचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या हो जाएगी, देखिए क्या था, x धन 29 था, तो हम x का मान रख देंगे 17 धन 29। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 17 और 29 हम प्लस करेंगे तो 46 वर्ष। इसी प्रकार से उसके दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे दादाजी की आयु बराबर क्या माना था हमने, x धन 29 धन 26, तो यहाँ हम x का मान रख देंगे। ठीक है, 17 धन 29 धन 26। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, तो देखिए मान क्या आ जाएगा, 17, 29 और 26 को अगर हम योग करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 72 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर इसके दादाजी की आयु, इसके पिताजी की आयु और बाईचुंग की आयु यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, उसके पिताजी की आयु 46 वर्ष और उसके दादाजी की आयु 72 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ हम प्रश्न के आधार पर समझ लेते हैं। देखिए ये रवि है, ठीक है, ये रवि है। देखिए रवि की वर्तमान आयु हम मान सकते हैं। ठीक है, रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है और 15 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, x + 15। ठीक है, तो हम इसे यहाँ समझ सकते हैं। रवि की वर्तमान आयु x वर्ष और 15 वर्ष बाद उसकी आयु x + 15। ठीक है, तो अब यहाँ हम मान लेंगे, माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और 15 वर्ष बाद आयु बराबर क्या हो जाएगा, x + 15। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न अनुसार, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या है, x + 15। ठीक है, बराबर उसकी 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी। तो वर्तमान आयु क्या है, x है, तो उसकी 4 गुनी मतलब 4 का गुणा कर देंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। देखिए समीकरण है हमारे पास x + 15 बराबर 4x। ठीक है, अब हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में x को हम इधर पे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 15 बराबर 4x, यहाँ प्लस में है तो ऋण x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हल करते हैं। 4x में से हम एक x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x। ठीक है, पुनः पक्षांतर करेंगे तो यहाँ x जहाँ क्यों ही रहेगा। ठीक है, तो 15 ये 3 पक्षांतर में आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा में है। ठीक है, यहाँ 3 गुणा में है तो पक्षांतर करने पर बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 15/3, तो 3 से 15 कट जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर 5। ठीक है, या x बराबर 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x बराबर 5 अर्थात रवि की वर्तमान आयु क्या आ गई है, x 5 वर्ष आ गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः देखिए बच्चों आप इसके नीचे लिखेंगे, हम यहाँ जगह के कारण मैं साइड में यहाँ बता रहा हूँ। अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो रवि की वर्तमान आयु हमें बतानी थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 13 है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं। परिमेय संख्या मतलब होता है कि जिसे हम
अंश और हर के रूप में लिखते हैं या P बटे Q के रूप में हम लिखते हैं। ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, जिसका अंश और हर होता है, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे यहाँ परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हमें वह परिमेय संख्या बताना है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना परिमेय संख्या, माना एक परिमेय संख्या क्या होगी, x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न अनुसार, या लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब आइए हम इसे प्रश्न अनुसार हल करते हैं। देखिए प्रश्न अनुसार है कि एक परिमेय संख्या को, ठीक है, 5/2 से गुणा करेंगे। परिमेय संख्या हमने x माना है, इसको 5/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 x हो जाएगा, ठीक है। से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे हम यहाँ पर 2/3 जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ऋण 7/12 प्राप्त होता है। तो बराबर में हम क्या लिख देंगे, ऋण 7/12। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। देखिए 5/2x धन 2/3 बराबर ऋण 7/12 है। तो हम देखेंगे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5/2x क्या हो जाएगा, पक्षांतर में अगर इस साइड जाएगा तो ऋण 2 ऋण में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऋण 7/12, तो यहाँ धन 2/3 पक्षांतर में आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 2/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख देंगे। आइए अब हम इसे हल करते हैं। 5/2x बराबर, देखिए यहाँ पर हम 12 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 12, तो 3 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, ठीक है, 2 का भाग जाएगा, 3 में नहीं जा रहा, 3 की 3, 2 6 12, ठीक है, फिर 2 का जाएगा, 3 की 3, ठीक है, और 2 3 6, ठीक है। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ आएगा एलसीएम 12। देखिए अब हम 12 में हम 12 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ऋण 7 × 1 ऋण, अब हम 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 4, ठीक है, ऋण 2 × 4। अब हम इसे हल करते हैं। देखिए 5/2x बराबर ऋण 7 एकम 7 ऋण 4 दूनी 8, ठीक है, बटे 12, ठीक है। अब आगे हल करेंगे 5/2x, 5/2x। अब देखिए यहाँ पर ऋण 7 और ऋण 8 है, तो ऋण का क्या होगा, धन होगा, संख्या जुड़ेगी। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या यहाँ ऋण, बड़ी संख्या 8 है, इसके सामने ऋण चिन्ह है, तो यहाँ ऋण आएगा, ठीक है। तो देखिए 8 और 7 कितना होगा, 15 होगा, ठीक है, 15 बटे यहाँ क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर पुनः पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ऋण 15/12, ठीक है। अब देखिए ये पक्षांतर में अगर यहाँ बटे में जाएगा तो हम इसे हम कैसा लिखेंगे, गुणा, जो हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/5, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। यहाँ पर 5 से ये 15 कट जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, और 2 से कट जाएगा 12, 2 6 12, ठीक है। और यहाँ देखिए अब यहाँ बचेगा x बराबर ऋण 3/6, ठीक है, इतना बचा है, तो हम 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आएगा, ऋण 1/2, ठीक है। तो देखिए हमें परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या बताना था, तो ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, ऋण 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3, 2:3, 3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया है। आइए हम इसे हल करने से पहले हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हम समझ लेते हैं, खजांची का मतलब होता है कैशियर, ठीक है बच्चों। क्या है,
खजांची मतलब होता है कैशियर, ठीक है। कैशियर मतलब जिसके पास पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, जिसके पास पैसे लेन देन का हिसाब होता है, इसे हम खजांची कहते हैं, ठीक है। जो कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, कैशियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ दिया है उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए समझ लेते हैं, यहाँ ये 100 रुपये, ठीक है, 50 रुपये और 10 रुपये, ठीक है। तो ये ठीक है, उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, ठीक है। अब यहाँ समझ लेते हैं उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3, 3:5 का अनुपात है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर संख्या मान लेते हैं, यहाँ इनकी संख्या हो जाएगी, ठीक है, 2 अनुपात, मतलब देखिए इनमें अनुपात देख लेते हैं, 2:3:5 है, ठीक है। तो अब हम इनकी संख्या बता सकते हैं, यहाँ इनकी संख्या 100 रुपये की नोटों की संख्या 2x, यहाँ 3x, ठीक है, यहाँ 5x मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या है, 2x है, ठीक है। इसी प्रकार से 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 3x, ठीक है, मान लेते हैं। इसी प्रकार से 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 5x, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे मान लेंगे। इसी प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर नोटों की संख्या इस प्रकार से माना है, इसी प्रकार से हम इनका मूल्य देख लेते हैं। तो इसी प्रकार इनका मूल्य मान लेते हैं, माना, ठीक है। इसी प्रकार से इनका मूल्य क्या होगा, इसी प्रकार 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ संख्या इनकी 2x गुणा 100, ठीक है। 100 रुपये के नोटों की का मूल्य निकालना है, तो 2x गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200x, ठीक है। इसी प्रकार से 50 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ संख्या है 3x गुणा 50 बराबर क्या हो जाएगा, 50 तिया 150x। इसी प्रकार से 10 रुपये के नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ संख्या है 5x गुणा 10 बराबर 50x, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके नोटों की संख्या और इनका मूल्य इस प्रकार से मान लेंगे। आइए अब हम प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न अनुसार देखिए, तो हम इसे हल करते हैं प्रश्न के अनुसार। तो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों का मूल्य कितना है, इनका कुल मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। मूल्य यहाँ हम लिख देते हैं, तो 200x धन 150x धन 50x, ठीक है, बराबर कितना है, यहाँ 4 लाख रुपए हैं, ठीक है, 4 लाख है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ 200x, 150x और 50x, इनका हम कुल योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, कुल टोटल 400। इनको हम जोड़ देंगे तो कुल यहाँ कितना आ जाएगा, 400x आ जाएगा, बराबर 4 लाख रुपए, ठीक है, बराबर 4 लाख, ठीक है। अब देखिए हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, x बराबर ये 400 पक्षांतर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 4 लाख बटे 400। देखिए तो अब यहाँ 2 शून्य से ये 2 शून्य क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ 4 से 4 एकम 4 और यहाँ 4 एकम 4, ठीक है, 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, x बराबर कितना बचेगा, 1 और यहाँ 3 शून्य तो 1000, ठीक है। तो x बराबर कितना बचेगा, 1000 बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ x का मान हमारे पास 1000 आ चुका है। तो अब कितने कितने प्रकार के नोट हैं, मतलब हम इनकी संख्या बताएंगे। तो हम यहाँ x का मान हमारे पास 1000 प्राप्त हो चुका है, तो हम इनकी संख्या आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर, हमने क्या माना था, 100 रुपये की नोटों की संख्या क्या माना था,
2x माना था, ठीक है। तो x का मान रख देंगे, तो 2 गुणा 1000 बराबर कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। इसी प्रकार से 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हमने क्या माना था 3x माना था, ठीक है। तो यहाँ हम x का मान रख देंगे, तो 3 गुणा 1000 बराबर क्या आ जाएगा 3000, ठीक है। और इसी प्रकार से, ठीक है, और इसी प्रकार से हमने 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या माना था, 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना माना था 5x, ठीक है। तो हम यहाँ x का मान रख देंगे, तो 5 गुणा 1000 बराबर कितना है 5000, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो यही हमारे पास आंसर होगा, तो हम इसको आंसर में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है, देखिए, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, इनकी संख्या हमें बताना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहले हम समझ लेते हैं, इसे हल करने के पहले हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 सिक्के हैं, ठीक है। इस प्रकार से 3 सिक्के हैं, 1 रुपये वाले, ठीक है, और 2 रुपये और 5 रुपये के, ठीक है। ये 3 सिक्के हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। प्रश्न में 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है, इनकी संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए हमारे पास 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमें यहाँ ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ मान सकते हैं 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, मतलब यहाँ x का 3 गुना मतलब 3x, ठीक है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पर 3x हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ बता सकते हैं कि कुल सिक्कों की संख्या, देखिए सिक्कों की कुल संख्या 160 है, ठीक है, 160 है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कैसे आएगी, 160 में से हम 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को हम घटा देंगे, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऋण 3x धन x, इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पर बता सकते हैं। तो ठीक है, आइए हम इसी के आधार पर हम यहाँ मानते हैं। माना, देखिए माना 5 रुपये सिक्कों की संख्या बराबर x मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या माना है x, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 3x है, ठीक है। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 160 ऋण 3x धन x, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हम आसानी से समझ सकते हैं कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को कुल सिक्कों की संख्या से घटाकर हम 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए इस प्रकार से हमने यहाँ पर माना है। अब तो आइए देखिए, हमने अब संख्या मान लिया, इसी प्रकार से हम इन सिक्कों का मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए मूल्य में 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5x, ठीक है। इसी प्रकार से 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य बराबर क्या होगा, यहाँ संख्या हमने कितनी माना है 3x माना है, तो 2 गुणा 3x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया 6x आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य बराबर क्या आ जाएगा 1 गुणा 160 ऋण 3x धन x, ठीक है। अब हम इसे हल करते हैं, ठीक है।
इसका हम 1 का अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 160 ऋण 3x और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ठीक है, तो 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना प्राप्त होगा, 160 ऋण 4। अब देखिए हम प्रश्न के अनुसार इसे हल करते हैं। देखिए अब हम प्रश्न अनुसार हल करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के, ठीक है, तो देखिए मूल्य कितना है, 300 रुपये है। कुल सिक्के कितने, 3 है, 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के सिक्के हैं, उनका हमने मूल्य यहाँ मान चुका है। ठीक है, तो देखिए इनका कुल मूल्य कितना है, 300 रुपये। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का हमने मूल्य प्राप्त कर चुका है। तो देखिए इनका कुल मूल्य क्या है, 300 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 रुपये वाले सिक्के का मूल्य मतलब 5x धन 2 रुपये सिक्के वाले का मूल्य 6x धन 1 रुपये वाले सिक्के का मूल्य कितना है, 160 ऋण 4x बराबर कितना है, कुल 300 रुपये इनका मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हमारे पास यहाँ समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम इसे हल करते हैं। देखिए 5x 6x इसको जोड़ेंगे और यहाँ है ऋण 4x। ठीक है, तो देखिए 5x 6x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और इसमें से 11x में से हम 4x ऋण 4x है तो हम 11x में से 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7x बचेगा। ठीक है, धन 7x बचेगा, धन यहाँ कितना बचा, 160 बराबर कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, अब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो देखिए 7x बराबर यहाँ 160 प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 300 ऋण 160। ठीक है, तो अब हम इसे आगे हल करते हैं। 7x बराबर 300 में से 160 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। ठीक है, अब हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या बचेगा, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 140 बटे, यहाँ गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, बटे 7। ठीक है, तो 7 से क्रॉस हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या प्राप्त होगा, 20। ठीक है, x बराबर हमारे पास 20 प्राप्त हो चुका है। तो हम आसानी से अब सिक्कों की संख्या बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, तो अब हम यहाँ पर 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमने 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी, x है। तो देखिए यहाँ पर x का मान, तो यहाँ पर आ जाएगा x। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, x बराबर 20। इसी प्रकार से 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3x माना था, तो ठीक है, x का मान रख देंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा x का मान क्या है, 20 बराबर 20 दिया 60। ठीक है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इसी प्रकार से 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर देखिए यहाँ क्या था, 160 ऋण 3x धन x। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बराबर में 160 ऋण 3 गुणा x का मान रख देंगे 20 धन क्या आ जाएगा, x का मान 20। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे। 160 ऋण 20 दिया 60 धन 20 बराबर में क्या आएगा, 160 ऋण 20 और 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। तो हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 80 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है, एक निबंध प्रतियोगिताओं में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुल प्रतिभागी की संख्या कितनी है, 63 है। ठीक है, कितनी है, 63 है। अब इनमें देखिए कि यहाँ पर विजेता कितने हैं, देखिए हम इसे समझ लेते हैं, विजेता और यहाँ अन्य। ठीक है, विजेता को छोड़कर जो अन्य हैं, तो देखिए यहाँ कुल
प्रतिभागी 63 हैं। तो यहाँ कह रहा है कि तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान ले सकते हैं कि विजेता की संख्या x है, ठीक है। तो अन्य, अब देखिए 63 में से विजेता की संख्या x है, तो अन्य कितने होंगे, 63 में से हम विजेता की संख्या घटा देंगे तो अन्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसे मान लेते हैं। माना विजेताओं की संख्या बराबर x, ठीक है, और अन्य प्रतिभागियों की संख्या बराबर 63 ऋण x, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी संख्या मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए। तो अब हम इनकी जो राशि है, देखिए इनकी राशि को हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो विजेताओं को प्राप्त राशि बराबर कितनी, देखिए इनकी संख्या x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x में हम विजेता को प्राप्त राशि कितनी 100 रुपये है, तो हम 100 का गुणा कर देंगे। तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 100x, ठीक है। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, अन्य प्रतिभागियों को प्राप्त राशि बराबर 63 ऋण x गुणा कितने हैं 25, ठीक है, 25 रुपये। तो यहाँ पर 25 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए हम इसका गुणा करेंगे तो 25 में हम 63 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1575 प्राप्त होगा। गुणा करके देख सकते हैं बच्चों आप, ठीक है। और यहाँ पर ऋण 25 में 25 का हम x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25x आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अन्य प्रतिभागियों को प्राप्त राशि बराबर क्या हो जाएगी, 1575 ऋण 25x, ठीक है। अब आइए हम प्रश्न अनुसार इसे हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न अनुसार इसे समझते हैं। प्रश्न अनुसार क्या होगा, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि कितनी है, 3000 रुपये, ठीक है। तो पुरस्कार में विजेता और अन्य प्रतिभागियों की राशि कितनी है, में बांटी गई राशि कितनी, 3000 है। तो हम यहाँ पर इसे हम समझ लेंगे। तो हम यहाँ पर इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। विजेताओं की राशि क्या है, विजेताओं को प्राप्त राशि 100x धन अन्य प्रतिभागियों को प्राप्त राशि कितनी है, 1575 ऋण 25x बराबर इनको बांटी गई राशि कितनी है, यहाँ पर 3000 रुपये है, ठीक। इस प्रकार का यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए 100x धन कोष्ठक हटाएंगे तो 1575 ऋण 25x बराबर 3000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऋण 25x और यहाँ 100x, तो हम यहाँ 100x में से ऋण 25x घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 75x बचेगा, ठीक है। धन 1575 बराबर 3000, ठीक है। अब हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर 75x जहाँ की वहीं रहेगा और यहाँ धन 1575 पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 3000 ऋण 1575, ठीक है। तो अब हम घटा देंगे 75x बराबर 3000 में से 1575 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1425 बचेगा, ठीक है। तो हम पुनः पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, x बराबर 1425 बटे 75, ठीक है। तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। तो देखिए हम इसे क्रॉस करेंगे, 25 तिया 75 और यहाँ कट जाएगा 25 पंचे 125 बचेगा यहाँ 17, तो कितना को 175, 25 सत्ते 175, ठीक है। अब यहाँ पुनः क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 बचा कितना यहाँ पर 2 और 3 नाम 27, ठीक है 19। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x हमने यहाँ विजेताओं की संख्या माना था, तो हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं अतः विजेताओं की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 19 हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।